वो बाहर उसको बेचा जाता था, समझ लीजिए आयरन ओर, वो चाइना जाकर स्टील बनता था और वापस यहाँ इंपोर्ट हो जाता था, क्योंकि हमारी इंटरनल डोमेस्टिक मार्केट में खर्चा ज्यादा होता था। अब उल्टा हो गया, अभी हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं और हमारे देश में इन सब मटेरियल्स को इस्तेमाल करना अभी खर्चा कम हो गया है बाहर के मुताबिक से, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं और हमारा परचेजिंग पावर इंप्रूव हुआ है। तो ये बैकड्रॉप में इस बजट से पहले जैसे कि कहा गया, पिछले 3 साल में इन्वेस्टमेंट को बहुत जबरदस्त तरीका से बढ़ा गया। कोरोना के इमीडिएट इंपैक्ट के होने के बाद हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.5 लाख करोड़ बढ़ा गया, जो 3 साल पहले की बात है। और ये 3 साल पहले की बात जब 3.5 लाख करोड़ एलोकेट किया गया, सब आश्चर्य होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा अमाउंट था भारत के लिए। मैं फिर से निवेदन करूंगा, अगर थोड़ा फोन कुछ समय के लिए साइलेंट पर रख दें। तो 3 साल पहले 3.5 लाख का जो बजट दिया गया केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसका असर आप देख पा रहे हैं। भारत में ऐतिहासिक रूप से एक्सप्रेसवे, हाईवे बन रहे हैं, पोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल हब बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स सब जगह। नॉर्थ ईस्ट में दो हमारे प्रदेश थे जहां कभी रेलवे लाइन ही नहीं था। पहली बार मोदी सरकार के समय में मणिपुर में और त्रिपुरा में रेल आया। तो तीन साल पहले 3.5 लाख करोड़, 2 साल पहले उसको बढ़ाया गया 5.5 लाख करोड़ को। इस साल जो अभी चल रहा है इसमें बढ़ाया गया 7.5 लाख करोड़ को, और अभी ये बजट में इसको 10 लाख करोड़ को बढ़ाया गया। और इसमें कई ऐसे रखे गए हैं, 50 पर्यटन स्थलों को डेवलप किया जाएगा, जिसमें एयरपोर्ट, वाटरवे, विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, विभिन्न प्रकार के पर्यटनों को प्रोत्साहित करने के लिए फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं। ऐसे कई योजनाएं की वजह से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी पिछले 6 साल से बन चुके हैं। और हमारी इस बीच में जब मोदी जी प्रथम बने प्रधानमंत्री, हम पूरी दुनिया में 10वीं स्थान पे थे अर्थनीतिक व्यवस्था के साइज के हिसाब से, और इन 9 सालों में हम अभी 5वीं स्थल को आ गए। ये सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट की वजह से। और आप तो सुने होंगे कि अभी कुछ महीनों पहले हमने इंग्लैंड को पीछे डालकर 5वीं स्थल पर आ गए, और 5वीं स्थल पे आते ही कई सेक्टर हमारे उससे आगे भी जा चुके हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर। हमारी जो कार, मोटरसाइकिल, ट्रक वगैरह उत्पादन होते हैं भारत में, वो अभी जापान को पीछे डालकर दुनिया में 3रा स्तर पर पहुंचे। तो ओवरऑल हम नंबर 5 पर पहुंच गए हैं, और कुछ सेक्टर्स में 3rd तक पहुंच गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हमारे आम आदमी को क्या लेन देन है? मैं आपको बताऊंगा क्या लेन देन है। नौकरी, नियुक्ति। हमारा दशकों से समस्या रहा कि जितने हमारे युवक युवती स्कूल से निकलते हैं या कॉलेज से निकलते हैं, उनके लिए नियुक्ति नहीं होता था। उसके लिए कई सामाजिक समस्या भी हमें सामना करना पड़ा। एक बहुत दशकों से एक लक्ष्य था कि भारत में हर महीना 10 लाख नए नियुक्ति चाहिए, 10 लाख न्यू जॉब्स एवरी मंथ। ये कभी भी नहीं हुआ था। अब अभी आंकड़े देखिए, अखबार में पढ़िए, पिछले 6-7 महीने में पहली बार हम इसको टप गए हैं। पिछले 6-7 साल में हर महीना 10 लाख से ज्यादा नए नियुक्ति
भारत में क्रिएट हो रहे हैं, सृष्टि हो रहे हैं। ये ऐतिहासिक है। तो इस साल के बजट की बैकग्राउंड, इस साल की बजट समझने के लिए ये बैकग्राउंड जरूरी है। और मैं ये बैकग्राउंड आपको इतने विस्तार से बता रहा हूं क्योंकि हमारा एक कर्तव्य है। हम जो है शिक्षित हैं या व्यापार से जुड़े हुए हैं या बुद्धिजीवी हैं या हम छात्र हैं, हमारा एक कर्तव्य होता है कि ये सब खबरें, इन सब आंकड़े मासेस को, जनता को समझाना है। क्योंकि मीडिया में कुछ सेक्शंस हैं और विपक्ष में कुछ सेक्शंस हैं जो लगातार भारत की बुराई करते हैं। स्वाभाविक है कि हमारी पार्टी जो शासन में है इसकी बुराई वो करते हैं, उनका तो विपक्ष में होने का वो समझते हैं, फर्ज बनता है। लेकिन भारत की जो बुराई करते हैं ये ठीक नहीं है। तो ये असली आंकड़े, ये सब खबर समाज के विभिन्न सेक्शन पर पहुंचाने का काम हमारा है। तो इस साल के इस बजट में एक ऐतिहासिक, मैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन फिर से वो मैजिक जो जीएसटी में हुआ था वो इनकम टैक्सेस में हुआ है। आपने सुने तो होंगे कि इनकम टैक्स का जो फ्लोर था, पहले जिसका 5 लाख का आमदनी था हर साल, उनको उससे ज्यादा होने से उनको टैक्स देना पड़ता था। अभी वो बढ़ गया, अभी 7 लाख बढ़ गया। तो लोगों को कम टैक्स देना पड़ता है और रेट भी कम गया। पहले 6 स्लैब्स होते थे टैक्स देने के लिए, अभी 5 हो गए हैं। और हर स्लैब में आप किसी भी स्लैब, आप अगर 7 लाख से कम हो तो टैक्स नहीं देना पड़ता है। आप अगर 7 लाख से ज्यादा इनकम है आपका, तो आप कोई भी स्लैब में आप हो, जो टैक्स आपको देना पड़ता था वो कम हो गया इस साल। इसके बावजूद रेवेन्यूज इतने बढ़ गए हैं कि बहुत सारे इंक्रीज्ड एलोकेशंस दिए गए हैं। ये मैजिक हुआ क्योंकि चोरी बंद हो गया। डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए, आधार के जरिए, जनधन अकाउंट्स के जरिए। आपको याद है कुछ साल पहले जब जनधन बैंक अकाउंट्स खुले गए, विपक्ष में कितना निंदा करते थे और हंसी मजाक उड़ाते थे। लेकिन जनधन अकाउंट्स के जरिए, डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए जो लीकेज होता था वो नहीं हुआ, अब नहीं हो रहा है। तो उसका असर क्या पड़ा आप देखें कि पिछले कुछ ही सालों में 9 करोड़ नल जल का कनेक्शंस घर घर में मिले हैं देश भर। लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को ट्रांसफर किए गए हैं। मैं वैक्सीन के बारे में तो बोला हूं, लगभग 12 करोड़ घरों के साथ शौचालय जुड़े गए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आगे लेने के लिए। तो ये कहने का मेरा उद्देश्य यह है कि पहले क्या होता था, अनाउंस कर देते थे एलोकेशन, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं होता था। अब की जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 9 साल की, खास करके पिछले 3-4 साल के, जो अनाउंस होता है वो इंप्लीमेंटेशन भी होता है। जैसे जो बार बार हम जिक्र करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, 3.5 लाख करोड़ 3 साल पहले, 5.5 लाख करोड़ 2 साल पहले, इस साल 7.5 लाख करोड़ और 10 लाख करोड़। ये पिछले 3 साल में आप अगर देखें, लगभग पूरी जो एलोकेट हुआ था वो इंप्लीमेंट हुआ और उसका असर आप देख पा रहे हैं। तो ये जो नल जल के प्रोग्राम, कार्यक्रम, उज्ज्वला के कार्यक्रम, हर घर बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम, ये इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। और एक बड़ा फर्क, पहले जब सरकारें अनाउंस करते थे वो लिमिटेड उनका अनाउंसमेंट था, वो भी पूरा नहीं होता था। 20% लोगों के घर पानी पहुंचेगा, पहुंचता था 2%। 10%
50% लोगों के घर बिजली पहुंचना है, पहुंचता था 1 या 1.5%। मोदी जी के नेतृत्व में एक फर्क आया है कि अंत्योदय की फिलोसफी में लास्ट माइल पूरा करना है। अगर नल से जल पहुंचाना है तो सभी देशवासी के घर पहुंचाना है। ये जो कार्यक्रम है सभी देश में सभी को पहुंचाना है। बिजली पहुंचाना है तो सभी को पहुंचाना है। ये एक बहुत बड़ा फर्क पहले से हुआ है, इसको हमें याद रखना चाहिए। एक और एरिया में ऐतिहासिक काम हो रहा है जिसको कहते हैं ग्रीन एनर्जी। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, एनवायरनमेंट को सही रखने के लिए कई दशकों से एक लड़ाई चल रहा था विकसित देशों के साथ और भारत जैसे देशों के साथ। उनका कहना था हमें भी ये कंट्रोल करना चाहिए, और हमारा स्टैंड था कि आप लोग तो पहले से पोल्यूट करके फिर आप अमीर बन गए हैं और आप ये नई टेक्नोलॉजी लागू कर सकते हैं, हमें ये नई टेक्नोलॉजी लागू करने के लिए पैसा चाहिए। भारत जैसे देश अन्य से ये डिमांड करते थे और इस चक्कर में कुछ होता नहीं था। मोदी सरकार ने एक इसमें बड़ा बदलाव लाया कि ठीक है, ये झगड़ा चलने दो, रहने दो, हमारा जो डिमांड है वो सही डिमांड है, हम डिमांड करेंगे, लेकिन हम उनके लिए, उनके मदद के लिए नहीं रुकेंगे। हम अपने ताकत से हम नॉन पोल्यूटिंग ग्रीन एनर्जी लगाएंगे। और पिछले 4-5 साल में भारत अभी आके तीसरी स्थान पर पहुंच गया है पूरे दुनिया में सोलर एनर्जी का इम्प्लीमेंटेशन। अभी जो इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह, वो साल को 10 लाख का नंबर क्रॉस किया है। ये एक ऐतिहासिक मार्ग है। ये सब संभव हुआ है इस टाइप के बजटिंग के जरिए से। तो मैं इस बजट के बारे में बोल रहा था और 4-5 मिनट बोलकर मैं आपसे विदाई दूंगा। इसमें आप पूछेंगे कि ठीक है, भारत में जो विकसित प्रदेश हैं उनके लिए बहुत फायदा है। बहुत जो स्टार्टअप के बारे में हम सुनते हैं, बेंगलोर में होते हैं, हैदराबाद में होते हैं, मुंबई में होते हैं, बिहार जैसे प्रदेश में क्या होगा? ये सही सवाल है। तो इस बजट में आप अगर देखोगे जो आंकड़े बिहार जैसे प्रदेश के लिए क्या क्या नहीं है, तो एक तो है तो कृषि क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम अभी 20 लाख करोड़ को बढ़ाया गया है। 20 लाख करोड़। और बिहार जैसे प्रदेश में बहुत सारे हमारे कृषि भाई हैं जो इसके मदद ले रहे हैं। अगर मैं बता रहा था कि लगभग 2.25 लाख करोड़ का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुआ है किसानों को, तो बिहार में लगभग 80 लाख किसान हैं जो इस तरह के योजना से उनको फायदा मिलता है। बहुत सारे ऐसे किए गए हैं जो बिहार जैसे अर्थव्यवस्था के लिए जो एक बात तो है कि आप समझिए बिहार की पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 2,37,000 करोड़ का है। ये एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। 2,37,000 करोड़ का बिहार का है अर्थव्यवस्था बजट जो है, और इसमें से केवल बिहार से 41,000 करोड़ कंट्रीब्यूट होता है। बाकी सब केंद्र सरकार से लगभग 2 लाख करोड़ केंद्र सरकार से या तो ग्रांट आता है या तो किसी किस्म का फंडेड योजना आता है। यह हमें लोगों के पास पहुंचाना है। कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं कि केंद्र सरकार कुछ करता नहीं है बिहार के लिए। बहुत कुछ किया है। ऐसा भी है कि केंद्र सरकार का बहुत सारा योजना और फंडिंग जो यूटिलाइज नहीं होता है। तो सवाल के लिए आऊंगा, मुझे समाप्त करने दीजिए। तो ऐसे कुछ लगभग नल जल प्रोग्राम के लिए 12,000 करोड़
अवेलेबल है जो बिहार यूटिलाइज नहीं करता है। ऐसे कई केंद्र कार्यक्रम है, योजना है, प्रोजेक्ट है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जैसे एयरपोर्ट, जैसे आईटी पार्क, जिसके लिए फंड एलोकेशन हो गया है, देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी कारण यहां बिहार में जमीन इसके लिए दिया नहीं आ रहा है, तो वो नहीं आ रहे हैं। और अंत में मैं ये बताऊंगा आपको कि समाज के सभी सेक्शन के लिए, सभी वर्ग के लिए इस बजट में बहुत सारा एलोकेशन है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, जनजातियों के लिए। केवल एक उदाहरण अगर दूंगा तो निषाद समाज के लिए 6,000 करोड़ जो इस बार एलोकेट किया गया है। बिहार में इसके काफी आबादी होते हैं, तो ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। एक और उदाहरण है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो हमारे आबादी के गरीब सेक्शन के लिए घर बनाता है, केवल पिछले 2 साल में लगभग 15,80,000 ऐसे घर बन चुके हैं बिहार में। 15,80,000। आप समझ पा रहे होंगे कि जब ये घर बनता है, जिसको ये घर मिलता है वो इमीडिएटली लखपति बन जाते हैं, क्योंकि वो घर का जो वैल्यू होता है वो लखपति बन जाता है। ये सब केंद्र की फंडिंग से वजह से हुई है। और ओवरऑल अगर आप देश को देखें, कोरोना से लेकर आज तक 81 करोड़ हमारी जनता को जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मदद मिलती है, यही है ये फर्क कि अन्य देशों की स्थिति आप देखिए, जहां अनाज ना मिलने की वजह से सड़कों पे वो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और हमारे गरीबी रेखा ऐतिहासिक लेवल पे नीचे आ गया है, जिसको एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं, वो अभी 1% से कम हो गया है भारत में। यही है एक ऐतिहासिक स्तर पर हम पहुंचे हैं। ऐसे कई सारे बिंदु हैं, डिटेल में जाने से तो बहुत लंबा होगा। मैं आप सबको केवल यही विनती करता हूं कि जो माहौल बनाने के लिए कुछ लोग कोशिश करते हैं, वो हमारे देश में भी है, विदेश में भी है, विपक्ष में भी है, कि हमें अपोज करते करते वो देश की बुराई करने के लिए भी उसमें से नहीं रुकते हैं। तो सही आंकड़े और बजट के बारे, बजट कैसे आम आदमी को बेनिफिट करता है, हम गांव-गांव में, मोहल्ले में, हर जगह ये मैसेज पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। ये कोई राजनीतिक कर्तव्य नहीं है, ये एक देश के लिए, देश की तरक्की के लिए ये हमारा कर्तव्य है। मैं आप सबसे बहुत मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप सब यहाँ आके एक रविवार के दोपहर को इकट्ठे हुए हैं इस अहम विषय पर चर्चा करने के लिए। मेरा केवल ये विनती रहेगा कि इतने पर आप इस विषय को मत छोड़िए। आपके पड़ोसियों को, आपके परिवार के अन्य सदस्यों को, आपके मित्रों को, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जहां आप हैं, कोई प्रोफेशनल एसोसिएशंस में हैं, कोई सोसाइटी में है, कोई एनजीओ में है, ये संवाद, ये मैसेज जरूर लेके सबके पास पहुंचाइए हमारे देश के हित में। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों का सवाल है? नहीं, अभी नहीं, 2 सवाल कोई अगर एक आध सवाल जो है, ज्यादा नहीं, फ्लाइट नहीं पकड़नी है, इसलिए कोई फ्लाइट आगे। जब भी बजट पेश होता है तो भारत जैसे देश में सारे लोगों की निगाहें रहती है कि टैक्स में छूट मिले। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को यहाँ से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 5 लाख के बजाय 7 लाख पर कर छूट की सीमा रखी है। लेकिन यहाँ 2 चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, एक पुराना स्लैब, एक नया स्लैब। मैं इस पर जवाब दे दूंगा। एक चर्चा उसमें और है कि जो लोग ये भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं कि नया स्लैब में अगर आप आते हैं तो जो 2.5 लाख से 3 लाख किया गया छूट की सीमा,
उसमें जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की पढ़ाई और होम लोन पर जो छूट मिलता था वो नहीं मिलेगा। हाँ सर, अगर इसको एक और सवाल लेगा और दो एक साथ सर, इस बजट में देखे हैं सर, एक नया चीज आया है, रूरल किसान स्टार्टअप। उसको थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा उस पर दिया जाए। और दूसरा ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 10 लाख है, प्रधानमंत्री ने इस बजट में दिया मोर और लेस 14 लाख करोड़। और ये जो हेक्सेन अमाउंट है उसको कैसे एक्सपेंडिचर करें? तो मैं ये दोनों दो भी सवाल देखिए, हमारे जो पुराना टैक्स सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें वो जानबूझकर उद्देश्य से कॉम्प्लिकेट किया गया था। तो बहुत कोई टैक्स फॉर्म भी भर नहीं पाते थे लोग, उनको काफी सारा फीस देकर किसी का मदद लेकर भरना पड़ता था। तो कुछ सालों से नया सिस्टम, जो सरल सिस्टम आया है, उसमें है कि हम रेट कम रखेंगे और ये जो एग्जेम्पशंस हैं, इसके लिए छूट, इसके लिए छूट, इसके लिए छूट, वो नहीं रखेंगे, आप सिंपल रख लेंगे और उसको अभी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। तो आप ये नए सिस्टम में आ जाएं तो ये छूट वो छूट नहीं मिलेगा, लेकिन रेट इतना कम होगा, स्लैब ऐसा रहेगा कि आपका एक्चुअली बेनिफिट ज्यादा होगा। तो ये इंसेंटिवाइजेशन है, लेकिन आपकी मर्जी। अगर आप पुराने सिस्टम में कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये LIC की छूट, ये वाला छूट, वो वाला छूट से आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, लेकिन बात यह है कि ये सिंपल सिस्टम में रेट भी कम रहेगा और आपका एक्चुअल बेनिफिट, तो ये आपको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है इसको यहाँ आने के लिए। दूसरी बात है कि 10 लाख करोड़ तो केंद्र सरकार की रहा है, उसके अलावा 1,30,000 करोड़ है जो इंटरेस्ट फ्री लोन 50 साल का विभिन्न प्रदेशों को दिया जाएगा। पिछले साल 1 लाख करोड़ था और बिहार में 8,000 करोड़ इसका बिहार का एलोकेशन है। इस साल 1,30,000 करोड़ है, इसका बिहार का एलोकेशन रहेगा 13,000 करोड़। तो आप लोगों को ये माहौल बनाना है कि प्रदेशों में इसको लेकर लागू करना है, बिहार को करना है, अन्य प्रदेशों में पीछे नहीं पड़ रहे हैं। वो बिल्कुल प्रयास करके उनके लिए जो एलोकेशन है इसको लेकर लागू कर देते हैं। तो इसको लागू करने के लिए कई सारे शासन के में बदलाव लाना पड़ता है, स्ट्रीमलाइनिंग करना पड़ता है, सुशासन लाना पड़ता है ताकि इसमें घोटाला ना हो। घोटाला का आरोप लग जाता तो बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक जाते हैं सालों तक। तो ये स्ट्रीमलाइन करने से ही इसको जल्दी लागू किया जा सकता है। ऐसे कई प्रयास प्रदेशों को करना पड़ेगा। स्टार्टअप सर, हाँ, स्टार्टअप एक सवाल रहा। देखिए, आप IT स्टार्टअप्स के बारे में बहुत सुने हैं। इंडिया अभी तीसरे स्थान पर आकर पहुंचा है। 100 से ज्यादा जो यूनिकॉर्न, $1 बिलियन का ज्यादा से वैल्यूएशन हमारे नौजवानों ने किए हैं। रूरल स्टार्टअप के लिए बहुत उदाहरण है। मैंने अभी मेरे स्टेट में, उड़ीसा में देखा, एक साधारण से व्यक्ति वो चाय का पत्ती का पैकिंग करके अपने ब्रांड से बेच रहा है, ऑर्गेनिक। उड़ीसा में चाय पत्ती बहुत कम होते हैं, असम में ज्यादा होते हैं, अन्य प्रदेश में ज्यादा होते हैं, लेकिन उसका ब्रेन चाइल्ड है कि वो बल्क में पत्ता जब बेचते हैं उसका वैल्यू कुछ अलग होता है। वो ऑर्गेनिक ब्रांड का, अपना ब्रांड का पैकेजिंग करके बेचता है और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, Amazon, फ्लिपकार्ट में वो उड़ीसा से एक गांव से बेचता है और मुंबई, बेंगलोर और अन्य प्रदेशों का वो बेचने लगा है। घर में बैठ के ये काम करता है, किसी से खरीदता है, 4-5 आदमी लगा के पैकेजिंग करता है, ऑनलाइन थोड़ा इसका मार्केटिंग करता है। ऐसे स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, बहुत इसके स्कोप है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोगों के बीच में आदरणीय विजयवंत पट्टा जी ने बजट की विशेषताओं का विशेष जिक्र किया और बिहार को इसका क्या लाभ होने वाला है उसकी बारे में भी जानकारी दी। मैं मनोज शर्मा जी से आग्रह करूँगा इस धन्यवाद के साथ इसको समाप्त। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ विजयवंत पट्टा जी को, जो बिहार में आए, हम लोग के बीच में रहे। आपके साथ में और सब रहते, आपके जिज्ञासा का उत्तर देते, लेकिन इनकी फ्लाइट आधा घंटा पहले ही पटना एयरपोर्ट पे लैंड कर गई है और वो जो 3:45 पे लैंड करनी थी 3:15 पे लैंड कर गई है। इसलिए कई जिज्ञासाओं का बिना उत्तर दिए हुए जा रहे हैं।